आज हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह मानचित्र का होगा भाई। ठीक है, मानचित्र। ये आज का टॉपिक है। मानचित्र क्या होते हैं। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। लेकिन ग्लोब पर क्या है कि हम किसी बड़े देश कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं और महासागरों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमें किसी एक विशेष राज्य के बारे में, स्टेट्स के बारे में या डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना हो या किसी एक गांव की जानकारी हमें प्राप्त करनी हो तो हम ग्लोब पर नहीं पढ़ पाते, वो डिटेल में हमें ग्लोब पर नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें मानचित्र की जरूरत पड़ती है। मानचित्रों पर क्या होता है कि मानचित्र के अंदर हम किसी एक विशेष देश के बारे में, किसी एक राज्य के बारे में और एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, यहाँ तक कि गांव के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ पर क्या चीज़ है, कहाँ पर जो है नेशनल हाईवे है, राज्य में कौन कौन सी सड़कें बिछी हुई हैं। ठीक, इन सब के बारे में हम मानचित्रों में पढ़ते हैं डिटेल में। तो मानचित्र आपके यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में 3 तरह के मानचित्रों का जिक्र किया गया है। एक तो है भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र। दूसरा है राजनैतिक मानचित्र। और तीसरा यहां पे बताया गया है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र। इन 3 तरह के मानचित्रों का जिक्र किया गया आपके एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो ये होते क्या है, भौतिक मानचित्र क्या है, राजनीतिक मानचित्र क्या है और थीमेटिक मानचित्र क्या होता है। देखिए, पहला है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे पहाड़, ठीक है, पठार, पठारों के बारे में पढ़ेंगे हम, वनों के बारे में पढ़ेंगे भौतिक मानचित्र में, नदियों के बारे में, महासागर भी आ जाते हैं इसमें, महासागर, मैदान, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, भौतिक मानचित्र में पहाड़, पठार, वन, नदियां, महासागर और मैदान, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। आपको दिखा देता हूं भौतिक मानचित्र क्या होता है। ये देखिए, ये होता है भौतिक मानचित्र। ठीक है, जैसे यहाँ पे हिमालय रेंज है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे नीचे आता है उत्तरी विशाल मैदान। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वन आ जाते हैं इसमें, नदियां हैं, कौन सी नदियां कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ पे जाके गिर रही हैं, कौन से महासागर में गिरती हैं। ठीक है, वनों के बारे में, महासागरों के बारे में, पठार कौन कौन से हैं। ठीक, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है इसमें यहाँ पे आते हैं सारे के सारे हमारे पठार। ठीक है, दक्कन का पठार है और जो भी है, जितने पठार हैं वो सब हम यहाँ पढ़ते हैं इस भौतिक मानचित्र के अंदर। आया समझ में? ये होता है भौतिक मानचित्र, जिसको फिजिकल मैप बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा कि राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र में हम स्टेट्स के बारे में, सभी राज्यों के बारे में पढ़ते हैं और राज्यों की कौन कौन सी कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको दिखा देता हूं राजनीतिक मानचित्र क्या होता है।
यहाँ पर देखिए, यह है हमारा राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र के अंदर हम जो, जैसे हमारा देश भारत है, भारत के हर एक राज्य के बारे में पढ़ेंगे, उस स्टेट की राज्य की कौन सी राजधानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उस राज्य में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन सी राज्य सड़क है, जो स्टेट की रोड लाइन होती है वो कहां से कहां तक जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में कौन से राज्य को जोड़ती है, कौन कौन से शहर को जोड़ती है आपस में, इन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। ये राजनीतिक मानचित्र होता है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप। ठीक है भाई, ये है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में क्या है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, राज्यों के बारे में, राज्य, शहर, ठीक, उनकी राजधानियां, राज्यों की राजधानियां, यही आ जाता है इसमें। ठीक है, सड़कों के बारे में। तो ये राजनीतिक मानचित्र में हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है थीमेटिक मानचित्र। क्या होता है थीमेटिक मानचित्र? अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ लो भाई, राज्य सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। राज्य सीमाएं, जो राज्य के बॉर्डर होते हैं, राज्य सीमा के बारे में। ये मैप जो होते हैं ये हमें एक तरह के एक ही बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। जैसे सड़कों के बारे में हमें पढ़ना है, सड़क है, सड़कों के बारे में पढ़ना है, तो ये सड़क का एक अलग से मैप बनाया जाएगा। ठीक है, कौन से राज्य से कौन सी सड़क होकर गुजर रही है, वो कौन कौन से शहरों को जोड़ती है आपस में। ठीक है, तो ये विशेष पूरी तरह से डिटेल में बताएगा इसके बारे में हमें, सड़कों के बारे में। वन मानचित्र है, वन के अलग से मानचित्र होगा वनों का। ठीक है, वन का अलग से मानचित्र बनेगा, कौन से राज्य में किस प्रकार के वन है, कितने प्रकार के वन है और कितने एरिया में फैले हुए हैं, इसके बारे में हमें डिटेल में बताएगा। वर्षा, वर्षा का मानचित्र अलग से होता है। ठीक है, वर्षा कहाँ पे कौन से राज्य में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है साल भर में, तो उसके बारे में डिटेल में बताएगा। अगर उद्योगों की मैं बात करूं, उद्योग अलग से इसका मैप बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में बताएगा कौन से राज्य में किस तरह के कितने प्रकार के उद्योग लगे हैं, उनमें कौन कौन सा प्रोडक्शन हो रहा है। ये होते हैं थीमेटिक मानचित्र। आज समझ रहे हैं भौतिक मानचित्र क्या होते हैं, हमें किन किन चीजों के बारे में बताते हैं, पहाड़, पठार, वन, नदियों के बारे में, महासागरों के बारे में, मैदानों के बारे में। राजनीतिक मानचित्र में हम राज्यों के, शहरों के, सड़कों के और राज्य सीमा आदि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र जो होते हैं, ये जो चीजें ऊपर हैं, ठीक, चाहे वो पहाड़ है तो उसका अलग से मानचित्र होगा, उस मानचित्र में सिर्फ पहाड़ों के बारे में बताया जाएगा। सड़कें हैं तो सड़कों का एक अलग से मानचित्र बनाया जाएगा, उसके बारे में केवल और केवल सड़कों के बारे में बताया जाएगा। इसी तरह से हर तरह के मानचित्र बनाए जाते हैं, वनों का भी है, वर्षा का भी है, उद्योगों का भी है, ये अलग अलग बनते हैं, इनको हम थीमेटिक मानचित्र के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है भाई, ये बात याद रखना। उसके बाद आती है कि मानचित्र जो है, मानचित्र के जो घटक हैं वो कितने बताए गए हैं। देखो यहाँ पे 3 तरह के घटक बताए गए हैं मानचित्रों के। एक तो है दूरी, दिशा, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक, ये मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक।
दूरी क्या है, दिशा क्या है, प्रतीक क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि दूरी जो है मानचित्र में वो क्या है। हम मतलब कि इसके बारे में हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। मान लीजिए जैसे आप हमारा घर है यहाँ पे, ठीक है, और एक स्कूल है ये यहाँ पे। घर से स्कूल 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, घर से स्कूल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इसको मानचित्र में कैसे दर्शाया जाएगा। मानचित्र में इसको दर्शाया जाएगा, मान लीजिए ये यहां से 10 किलोमीटर है, ठीक। तो मानचित्र में हम जो पैमाने होते हैं उनके रूप में इनको दर्शाते हैं छोटे डिस्टेंस में। इसको यहाँ पे मानचित्र में 2 सेंटीमीटर के रूप में दिखा दिया गया है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का मतलब है एक यहाँ पे 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर बताया गया है मानचित्र में, कि अगर 10 किलोमीटर है तो 2 सेंटीमीटर है, अगर 5 किलोमीटर होता तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिखा देते, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर काउंट कर लिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर बताया गया है तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख दिया गया है, ठीक है। ये मैं एक आपको ऐसे ही बता रहा हूँ समझने के लिए कि इस तरह से होता है। हो सकता है कुछ और लिखे वहां पे, 2 सेंटीमीटर ना लिखे, 3 लिख दे, 5 लिख दे, ठीक है। तो 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर के रूप में दिखा दिया गया है, इसको बोलते हैं दूरी, ठीक है भाई। ये दूरी होती है मानचित्र में। ये तो है छोटे रूप का, मान लीजिए तो छोटा डिस्टेंस है। अगर किसी बड़ी कंट्री को दिखाना हो, जैसे इंडिया है, भारत मान लीजिए हमारे यहाँ पे है, और अमेरिका पड़ता है इस साइड में, ठीक है, अमेरिका है। दूसरे देश को छोड़ो, अपने ही देश की बात कर लो। भारत के अंदर एक राज्य है, मान लो हरियाणा है, ठीक। हरियाणा से हमें कहा जाना है, राजस्थान। तो हरियाणा से राजस्थान जाना है, कितना किलोमीटर बैठेगा आप लगा लीजिए। मान लो आप यहां से 400 किलोमीटर है, तो 400 किलोमीटर को किस रूप में दर्शाएंगे भाई। 400 किलोमीटर को, यहां से 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर को यहां पे दिखा दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, इतनी डिस्टेंस है उनके बीच में, ठीक है, 400 किलोमीटर की डिस्टेंस है दो जगहों के बीच में, और उसको, ये बड़ी दूरी है, बड़ी दूरी की बात कर रहा हूं मैं। 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर को 4 सेंटीमीटर में, मतलब कि 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के रूप में, 400 किलोमीटर को 4 सेंटीमीटर के रूप में, यह होती है दूरी। इस तरह से मैप में दिखाया जाता है, ठीक। क्योंकि मैप में पूरा 400 किलोमीटर थोड़ी आ जाएगा। आप आइडिया लगा के देखो, क्या 400 किलोमीटर मैप में आप काउंट करके वहां पे लिख सकते हो, नहीं ना। तो ये दूरी होती है कि बड़ी डिस्टेंस को छोटे रूप में लिख देना। तो वहां से हमें पता चल जाता है कि हाँ कितने सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर काउंट किए गए हैं, ठीक है भाई। ये होती है दूरी जो हम मैप में दिखाते हैं। नंबर 2 पर है दिशा। दिशा को किस तरह से बताया गया है। देखो दिशाएं यहां पे हमारी वैसे तो 4 होती हैं मेन, ठीक। ये होती है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये 4 दिशाएं हैं। इनको हम बोलते हैं प्रधान दिशा। ये प्रधान दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लेकिन 4 इनके बीच में भी होती है, एक यहां पे होगी, एक ये होगी। इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, ठीक। ये है दक्षिण पश्चिम, और ये है उत्तर पश्चिम।
ये दिशाएं हैं, दिशाओं से पता लगाया जा सकता है। जैसे पहले के टाइम में थे, जब उस समय में ना तो सड़कें थी, ठीक है, सिर्फ कच्चे रास्ते थे, लोग जो भी आते थे, आक्रमणकारी आते थे या व्यापार करने के लिए आते थे, वो दिशाओं को ध्यान करके चलते थे कि हमें कहाँ पे जाना है, कौन सी दिशा में जाना है, कौन सी दिशा में ये देश पड़ेगा, ये राज्य पड़ेगा, वो इस तरह से वहां पे पहुंच जाते थे। ठीक है, ये दिशाओं के बारे में है। ठीक है, ये जो मेन है, ये वाली 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इनको हम प्रधान दिग्बिंदु ही बोलते हैं। एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है प्रधान दिग्बिंदु। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि 4 प्रधान दिग्बिंदु कौन से होते हैं, तो वो ये होते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, उसके बाद है प्रतीक। प्रतीक क्या होते हैं? देखो, प्रतीक के बारे में मैं आपको बता देता हूं, दिखाऊंगा भी। प्रतीक प्रतीक क्या होते हैं? मान लीजिए आप मैप की बात कर रहा हूं, मैप में प्रतीक क्या होते हैं? किसी सड़क को दिखाना है मैप के अंदर, ठीक है, एक सड़क है, सड़क को मैप के अंदर दिखाना है, ठीक है, सड़क को दिखाएंगे तो उसका प्रतीक क्या होगा? सड़क है, कोई भी सड़क है या शहर है या मंदिर है, यहां पे लिख देता हूं पहले मैं आपको। जैसे सड़क है, मंदिर, रेल लाइन, ठीक है, मस्जिद वगैरह जो भी है, और बहुत सी चीजें हैं, सभी को हम दर्शाते हैं। तो उनको हम किस रूप में दिखाते हैं? यहाँ पे देखिए, थोड़ा थोड़ा सा आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे कैपिटल है, कैपिटल दिल्ली है, इसको रेड एंड येलो कलर में दिखाया गया है। गोल्डन रेक्टेंगल है, एयरपोर्ट है, रिवर्स है, सी है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें दी हुई हैं कि इनको हम कैसे दर्शाते हैं। इनके लिए एक प्रतीक होते हैं, ये जो आप देख रहे हो इनको प्रतीक बोलते हैं। डॉट या किसी भी चित्र के रूप में दिखा दिया गया है मैप में, वो प्रतीक होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सड़कें हैं, मान लीजिए कोई कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क को कैसे दिखाएंगे? ये यहाँ पे इस तरह का साइन बना दिया गया है, ये कच्ची सड़क है, ठीक है, ये इसका प्रतीक है कच्ची सड़क का। आ गया समझ में? जैसे मंदिर है, मंदिर को कैसे दिखाएंगे? वहां पे आपको कुछ भी साइन बना के दिखाया जा सकता है, ये बना दिया साइन, ठीक, ये मंदिर हो गया। रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन को कैसे दिखाएंगे? रेलवे लाइन के लिए कुछ भी साइन बनाया जा सकता है, ठीक। तो ये होते हैं प्रतीक। इस तरह से प्रतीक होते हैं, मतलब कि किसी भी चीज को एक चिन्ह के रूप में दर्शा देना, वो प्रतीक कहे जाते हैं। आया समझ में? ये प्रतीक होते हैं भाई। और क्या बताया गया है? रेखा चित्र और खाका। रेखा चित्र क्या होता है, खाका क्या होता है? रेखा चित्र और खाका, इसको समझ लीजिए ध्यान से। देखो, रेखा चित्र क्या होता है, मान लीजिए आपका घर ऐसी जगह पर है, ठीक है, जहां पर सड़क नहीं दिखाई गई है मानचित्र में, ठीक, या हमें सड़क भी पता ना हो, तो वहां पे हम एक रेखा चित्र खींच लेते हैं। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर आपका घर है, ठीक है, और आपके घर तक कोई सड़क नहीं जाती है, वहां जाने के लिए सिर्फ कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये यहाँ पे सड़क है, इस साइड से जा रही है, लेकिन आपके यहाँ तक सड़क नहीं है, तो यहाँ से कोई भी हम
लाइन खींच लेंगे तो ये क्या हो गया है, ये रेखा चित्र है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेखा चित्र। कच्चे रास्ते के रूप में दिखा दिया गया है, ये रेखा चित्र है। आज समझ में रेखा चित्र क्या होता है। एक होता है खाका। खाका क्या होता है, जिस तरह से मान लीजिए आपकी कोई जमीन है, ठीक है, जमीन का आपको एक तहसील में पटवारी के पास एक खाका मिलेगा। उसमें क्या होता है, एक गांव की कितनी जमीन है, उसका मालिकाना हक किसके पास है, कौन उसका मालिक है, क्या नंबर है जमीन का, ये सारा कुछ उसमें होता है, उसको हम खाका बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा। रेखा चित्र क्या होता है, एक कच्चे रास्ते को दिखाने के लिए एक लाइन खींच देनी, उसको हम रेखा चित्र बोलते हैं। ठीक है, रास्ते को दिखाने के लिए एक लाइन खींचना, उसको रेखा चित्र बोलते हैं। और खाका क्या होता है, किसी भी जगह की, स्थान की, जमीन की जो भी है विस्तृत जानकारी कि इसका जमीन का कितना नंबर है, ठीक है, ये किसके पास है, कौन यहाँ पे रह रहा है, या किसका इस पर हक है, तो वो उसका खाका होता है। खाका एक तैयार किया जाता है, जिस तरह से पटवारी के पास होता है जमीन का खाका, तो इसी तरह से उसको खाका बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में भाई, ये होता है खाका। लंबाई चौड़ाई वगैरह सब उसमें होती है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से होते हैं। मानचित्र के 3 घटक मैंने बताया आपको, मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं मानचित्र के 3 घटक, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये 3 घटक होते हैं मानचित्र के, दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रधान दिग बिंदु कौन से कहे जाते हैं, प्रधान दिग बिंदु उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये होते हैं प्रधान दिग बिंदु। 4 प्रधान दिग बिंदु। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, मानचित्र के पैमाने से क्या समझा जाता है भाई, ये पूछा गया है कि मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। देखो मानचित्र का पैमाना क्या है, मैंने आपको बताया कि किसी एक स्थान की दूरी और दूसरे स्थान की दूरी में डिफरेंस है, मान लीजिए 400 किलोमीटर का है, 400 किलोमीटर है। ठीक है, इसको हम मानचित्र में कैसे दिखाएंगे, 4 सेंटीमीटर के रूप में दिखा दिया हमने। ठीक है, हमने 400 किलोमीटर को 4 सेंटीमीटर के रूप में दिखा दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मानचित्र के पैमाने। ये मानचित्र का पैमाना है, ये होता है मानचित्र का पैमाना, कि हमने 400 किलोमीटर को 4 सेंटीमीटर में दिखा दिया गया है, तो इसको मानचित्र का पैमाना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र जो है अधिक सहायक होते हैं, क्यों क्यों होते हैं भाई, मैंने बताया आपको कि ग्लोब में तो हम क्या है, देशों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, बड़े बड़े महासागरों के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, बड़े जितने भी कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन कहाँ है, कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमें किसी एक विशेष राज्य के बारे में पढ़ना हो, या एक जिले के बारे में पढ़ना हो, या एक शहर के बारे में पढ़ना हो, या एक गांव के बारे में पढ़ना हो, ठीक है, इसके बारे में हमें ग्लोब पर जानकारी नहीं मिलती। इसके बारे में हमें जानकारी लेने के लिए मानचित्र की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये फर्क होता है ग्लोब और मानचित्र में। ग्लोब में हम केवल बड़े लेवल की चीजों को देखते हैं, ठीक है, और मानचित्र में हम डिटेल में हर एक जिला, शहर, राज्य, गांव के बारे में पढ़ सकते हैं। आज समझ में, मानचित्र, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, विस्तृत जानकारी, थीमेटिक मानचित्र करेगा भाई, विस्तृत जानकारी, थीमेटिक
मानचित्र से मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे सड़कों के बारे में हमें पढ़ना है, सड़क, तो इसका एक अलग से मानचित्र बनाया जाएगा। ठीक है, सड़कों का एक मानचित्र होगा। अगर हमें राज्यों के बारे में पढ़ना है, अलग से राज्यों का एक मानचित्र होगा। वनों के बारे में पढ़ना है, वनों का एक अलग से मानचित्र होगा। ठीक है, वर्षा के बारे में पढ़ना है कि वर्षा कितनी होती है, कितने सेंटीमीटर होती है साल भर में किसी राज्य में, तो वर्षा का अलग से मानचित्र होगा। तो विस्तृत जानकारी हमें थीमेटिक मानचित्र से मिलती है। ठीक है, प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में सहायक होते हैं? सहायक होते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था प्रतीकों के बारे में। मान लीजिए मैंने आपको बताया कि जैसे रेल की पटरियां हैं, सड़क है, रेल, सड़क, वन, ठीक है, मंदिर और जो भी चीजें हैं, इनको मैप पर दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आसान नहीं होता। इस कारण इनके लिए प्रतीक चिन्ह बना दिए गए हैं कि मंदिर का ये निशान होगा अलग से, रेल का अलग से निशान होगा, ठीक है, सड़क का अलग से निशान होगा, वनों का अलग से कोई निशान होगा, ठीक है, मंदिरों का अलग से कोई निशान होगा। एक चिन्ह दे दिए गए हैं, इनको पूरी तरह से मैप पर दिखाना संभव नहीं हो पाता। ठीक है, और आसान भी नहीं है। इस कारण से प्रतीकों को जगह दी गई है इनके लिए। यहाँ पे ये होते हैं प्रतीक। आ समझ में? तो ये था भाई आपका आज का टॉपिक। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम पृथ्वी के परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के परिमंडल क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं।